So let us find the numerical solution of differential equations using the next method, which is Runge-Kutta method of order 2. We are also going to learn Runge-Kutta method of order 4, but first let's continue Runge-Kutta method of order 2. These three are the general equations of Runge-Kutta method of order 2. ये इक्वेशंस हमने हर आइट्रेशन में कंप्यूट करनी है। हर आइट्रेशन में k1 कंप्यूट होगा, k2 कंप्यूट होगा, yn+1 फिर एंड पे कंप्यूट होगा यूजिंग दिस k1 एंड k2। और इसकी डेरिवेशन हम अगेन नहीं कर रहे क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग कोड ऑफ दिस मेथड। सो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर वही आइलर मेथड की कोड में देख लेते हैं कितनी चेंजिंग करके हमारा रंगे-कूटा मेथड का कोड बन जाएगा ऑर्डर 2 का। ओके, सेम क्वेश्चन उठाते हैं और इसको अब कंप्यूट करने हैं रंगे-कूटा मेथड ऑफ ऑर्डर 2 से। स्टेप साइज 0.1 लेके ये वही सेम क्वेश्चन है। सबसे पहला काम इसमें वही करेंगे, फंक्शन अपना इंडिकेट कर लेंगे कि फंक्शन हमारा है क्या, एफ ऑफ टी वाई, वो ये आ जाता है। और इनिशियल कंडीशन से हम वाई नॉट और टी नॉट फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करनी है तो उसमें n इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। k1 कैसे आएगा, h टाइम फंक्शन की वैल्यू है t नॉट एंड y नॉट। ये कंप्यूट करने के बाद हमें k1 माइनस 9.3 मिल जाएगा। हमें t1 भी चाहिए होगा क्योंकि हमने t1 को यूज करना है k2 फाइंड करने के लिए। तो t2 इज इक्वल टू t नॉट प्लस h, वो इक्वेशन से हमने फाइंड कर लिया t नॉट प्लस nh वाली में n1 पुट करके, क्योंकि t1 फाइंड करना है। सो दिस इज 0.1। k2 में अब ये t1 फंक्शन की वैल्यू है t1 और y नॉट प्लस k1, जहाँ जहाँ फंक्शन में t नजर आएगा वहाँ t1 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 0.1 होगी। और जहाँ जहाँ फंक्शन में y नजर आएगा वहाँ पे y नॉट प्लस k1 का सम करके जो आंसर आएगा उसे पुट करना है। y नॉट हमारा 5 है, k1 हमारा माइनस 9.3 है। सो y जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे माइनस 4.3 पुट होगा और फिर वहां से जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। उसको h से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें k2 मिल जाएगा। सो एट द एंड हम अब y1 फाइंड करने जा रहे हैं जो कि इक्वल होगा y नॉट प्लस हाफ इंटू k1 प्लस k2। सो पहली आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी जिसमें हमारा y एट 0.1 इज 4.9829। सेकेंड आइट्रेशन में n1 पुट कर देंगे उसी जनरल इक्वेशन में, रंगे-कूटा की ऑर्डर 2 की इक्वेशन में। k1 वहाँ से फाइंड होगा माइनस 9.3, t2 निकालेंगे 0.2 आएगा, तो k2 यहाँ से 9.2675 कंप्यूट हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू है जहाँ जहाँ t नजर आएगा इस केस में वहाँ t2 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ y नजर आएगा y1 और k1 का सम करके जो आंसर आएगा उसे पुट करेंगे y की जगह इक्वेशन में जहाँ जहाँ y नजर आएगा फंक्शन की इक्वेशन जो है। और फिर y2 एट लास्ट हमारा कंप्यूट हो जाएगा y1 प्लस हाफ इंटू k1 प्लस k2, 4.966 आ जाएगा। सो y at 0.2 is this. So let's develop the code of this method. ओके, कोडिंग में सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम आइलर मेथड का सारा कोड कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन चाहिए हमें इनपुट, इसमें भी टी नॉट इनपुट चाहिए, वाई नॉट चाहिए, स्टेप साइज चाहिए और जिस पॉइंट पे वैल्यूएशन करनी है ये सब चीज़ें सेम है जो चाहिए हमें। और फिर चेंजिंग हमारी सिर्फ लूप के अंदर जो आइट्रेशन है उसमें होनी है, क्योंकि जो हमारी डिमांड है, जो चीज़ें हमें चाहिए वो ऑलरेडी हम लूप से बाय कंप्यूट कर चुके हैं। सो यहाँ पे हमारी चेंजिंग क्या होगी, एक तो हम जो टी आई प्लस वन है ना उसको स्टार्ट में ही कंप्यूट कर लेंगे क्योंकि इसने यूज होना है k1 और k2 निकालने के लिए। सो k1 वुड बी इक्वल टू, जनरल इक्वेशन पे चले जाते हैं रंगे-कूटा की, h स्टेरिक फंक्शन की वैल्यू है टी आई, जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ टी की आई एस वैल्यू पुट हो जाएगी और जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ वाई की आई एस वैल्यू पुट हो जाएगी। सिमिलरली k2 अगर निकालना है तो k2 हमारा होगा h स्टेरिक फंक्शन की वैल्यू एट
अब इसमें टी आई प्लस वन होगा, जहां जहां टी होगा वहां टी आई प्लस वन यूज होना है, जो हमने अभी इस साइटेशन में निकाला होगा ऊपर। और जहां जहां y होगा वहां पे y की ith वैल्यू के yn प्लस k1 है, सो y की ith वैल्यू प्लस k1 जो है ये पुट हो जाएगी। सो एट द एंड हम yi प्लस वन कंप्यूट कर लेंगे, जो कि इक्वल है yi प्लस हाफ इंटू k1 प्लस k2। इस सब की अब जरूरत नहीं है, this would be equal to half times k1 plus k2। so that's it। सेव कर लेते हैं इसको डेस्कटॉप पे rk2 के नाम से। f प्रिंट f हमारा सेम रहेगा क्योंकि हमने उसी तरह से इसके रिजल्ट्स को देखना है। सो ये हमारा फंक्शन है। इनिशियल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 है, डिपेंडेंट वेरिएबल 5 थी, स्टेप साइज में 0.1 का ले रहे हैं अभी फिलहाल, और 0.2 पे हमने कंप्यूटेशन करनी है। सो दिस इज माई k1 को मैंने हाइड नहीं किया था, वहां पे सेमी कॉलन दिया था, इसलिए y at 0.1 4.9829 और नेक्स्ट है 4.9667। सो दिस कोड इज वर्किंग फाइन। CLC करके और यहाँ पे जो सेमी कॉलन देना भूल गया सबसे दे देता हूँ। सो अब ये ठीक चलेगा। ओके 0.5 एंड स्टेप साइज इज 0.1, कंप्यूटेशन एट 0.2। सो दो आइट्रेशन में ये आंसर आ गया जो कि उस आंसर से मैच किया हमारे। अब इसमें भी अगर हम जितना छोटा स्टेप साइज लेंगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा और आइट्रेशंस बढ़ जाएंगी। सो दिस इज RK2 मेथड फॉर वन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी कोड को हम सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि दो डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आइलर वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर लेता हूँ। ओके अब हमारे पास दो फंक्शन आ जाएंगे। इनपुट सारी हमारी इसी तरह ही होंगी जिस तरह आइलर मेथड में हमने दो डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए किया था, और हमारी चेंजिंग सिर्फ लूप के अंदर होगी। ओके इधर आर के मेथड से हम जो वन वेरिएबल के लिए किया उसको कॉपी कर लेते हैं और इस लूप को चेंज कर देते हैं। अच्छा अब इसको दो सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने इस मेथड को चेंज करना है। सो ऑफ कोर्स k1 जो है, k1 और k2 जो कंप्यूट हो रहे हैं ये f के लिए कंप्यूट हो रहे हैं, तो हमें ये इसमें f फंक्शन यूज हो रहा है जो कि सिर्फ y डिपेंडेंट वेरिएबल को कंप्यूट करने में यूज होगा। सो z के लिए एक तो मैं z की इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, और z के लिए मैं एक्स्ट्रा केस की जगह m1 और m2 फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि इनमें थोड़ी सी चेंजिंग आनी है। z के लिए हमारा जो फंक्शन यूज होता है वो g वाला फंक्शन यूज होता है, और एक एक्स्ट्रा चीज ये कि अब फंक्शन हमारा 3 वेरिएबल्स का जिसमें z भी इन्वॉल्व हो जाएगा। सो हाँ इसके अंदर अब क्या होगा, z की ith वैल्यू प्लस k1। ओके अगर सेम काम m1 और m2 कंप्यूट करें, ये m1 और m2 में z वाले के लिए कंप्यूट करें, तो उसमें फंक्शन g का यूज होने और m2 में भी फंक्शन मेरा g का यूज होगा, g वाला फंक्शन।
बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे ये y की i+1 कंप्यूटेशन हो रही है और z वाली कंप्यूटेशन के लिए zi+1 इज इक्वल टू z की ith वैल्यू प्लस हाफ। इनके जो केस हैं वो मैंने m1 और m2 में स्टोर करवाए। तो इसको rk2 और इसके अलावा f भी एक एक्स्ट्रा आ जाएगा जिसके अंदर ये z वाले आंसर भी आएंगे। z की i+1 वैल्यू को फिर देखेंगे। सॉरी देयर इज वन थिंग इज विच इज मिसिंग कि हमें k1 के फौरन बाद m1 कंप्यूट करना चाहिए, क्योंकि k2 कंप्यूट करने के लिए हम yi में तो k1 प्लस करते हैं, लेकिन zi का जो k है वो बेसिकली m1 है। zi का जो k कांस्टेंट k1 कांस्टेंट है वो बेसिकली m1 है। और इसी तरह इधर हमारे पास m1 आ जाएगा। सो इसको रन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा आ गया z, सेकंड फंक्शन आ गया हमारा दिस, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 1 0। सेम क्वेश्चन उठा रहे हैं जो कपल का क्वेश्चन आइलर में उठाया था, 1 पे अप्रोक्सीमेट किया था। तो 0.9812 आ रही है इसकी पहली आइटरेशन। तो इसके आंसर ज़रा बेटर है, जल्दी अप्रोक्सीमेशंस कर रहा है। तो उसमें अगर हम आंसर देखें आइलर में तो उधर 1 और -0.075 आया था, इधर 0.9812 आया और -0.0759 आया है। और सेकंड में भी आइलर वाले से थोड़ा इम्प्रूव आंसर आया है। So the code of RK method of order 2 is done। और इस कोड में हमने एक इक्वेशन के लिए भी देख लिया और कपल्ड इक्वेशन के लिए भी हमने इस कोड को देख लिया। और अब लास्ट हमारा RK मेथड ऑफ ऑर्डर 4 स्टार्ट करते हैं। RK मेथड ऑफ ऑर्डर 4 की जनरल जो 4 इक्वेशंस है K1 K2 K3 K4 वो इस तरह निकलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि K2 को भी हाफ स्टेप साइज पे T1 में हाफ ऐड करके देख लिया जाता है, और उधर जो कार की मेथड ऑफ ऑर्डर 2 था उसमें yn प्लस k1 था तो k1 का भी हाफ ले लिया। इस तरह इसमें k3 में टाइम में हाफ स्टेप ऐड करते हैं और yn में हम k2 बाय हाफ ऐड कर देते हैं। सो ये जनरल इक्वेशंस है आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 में। इसमें सबसे पहले हम k1 k2 k3 k4 निकालते हैं और फिर इस इक्वेशन को यूज करते हुए k1 प्लस 2 टाइम k2 प्लस 2 टाइम k3 प्लस k4 इनको ऐड करके 6 से डिवाइड करके yn में सम करके हम yn प्लस 1 निकाल लेते हैं। सो सेम क्वेश्चन वही वाला उठाते हैं, अब आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 से करते हैं, नॉट 2, ये 2 नहीं है यहाँ पे। अब ऑर्डर 4 से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सेम काम वही, इसमें फंक्शन उठा लिया जाएगा। फंक्शन हमारी वो राइट साइड बनती है ओडी को एक तरफ, डेरिवेटिव को एक तरफ करने के बाद, और यहाँ से कंडीशंस में से y0 और t0 हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और उसके बाद फर्स्ट आइटरेशन जब परफॉर्म करेंगे k1 कंप्यूट करने के लिए फंक्शन की वैल्यू है t0 y0 देखी जाएगी, k2 के लिए फंक्शन की वैल्यू एट t0 प्लस h/2 और y0 प्लस k1/2 देखेंगे और उसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो k2 ये आ जाएगा इस केस में, k3 इस केस में ये आ जाएगा, k4 इस केस में इस तरह निकल आएगा, और फिर एट दी एंड हमें y1 मिल जाएगा। इसी तरह y2 भी मिल जाएगा। सो हमें बस अभी तक ये सीखा कि हमें इन इक्वेशंस को सेट करना है किसी तरह अपने कोड में। सो हम ऐसा करते हैं, जो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 का हमने कोड बनाया था उसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, उसी तरह की, क्योंकि इनपुट्स इसमें सेम रहनी है हर मेथड में, और आइलर मेथड में भी, RK2 मेथड में, तो RK4 मेथड की भी इनपुट्स बिल्कुल सेम होंगी। चेंजिंग कहाँ पे आनी है, यहाँ पे जो k1 k2 कंप्यूट कर रहे हैं हम, और यहाँ पे k3 भी आ जाएगा और k4 भी आ जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन से देखते हैं कि k1 क्या है। k1 बिल्कुल सेम है यही वाला, k2 की जगह हमारे पास आएगा t की ith वैल्यू प्लस h/2। ठीक है,
टी की i+1 नहीं अब होगी ith वैल्यू प्लस h/2। इस पे ये कंप्यूट होगा, जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ ये पूरा आंसर पुट किया जाएगा जो इसका आंसर आएगा। और yi सिमिलरली हो जाएगा k2 में जो y वाली टर्म है वो हो जाएगी k1/12 ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसी तरह k3 जो हमारा आएगा, k2 को कॉपी कर लेते हैं, k3 भी इसी तरह का होगा। तो k3 में हमारा एफ ये सेम रहेगा और यहाँ पे ये k2/12 है। अगर फॉर्मूला में देखें आप तो ये k2/12 है, बाकी सब सेम है। और अगर k4 की तरफ आए तो k4 हमारा ti+1 पूरा बनेगा, प्लस h होगा तो यहाँ से i+1 भी कर दें तो सेम रहेगा, या अगर h ऐड करना है ti में तो वो भी एक ही बात है, दोनों से फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे चले h कर देते हैं, ti+h पे ये हो जाएगा। और yi जो है वो हमारा ये y वाली जो टर्म है ये हो जाएगी yi+k3 और ये भी h के साथ मल्टीप्लाई रहेगा y से, ठीक है। और फिर yi+1 कैसे कंप्यूट होगा, 1/6 टाइम्स k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। सो डेट्स इट। इसको रन करके देखते हैं। RK4 के नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सो इसको रन कर लेते हैं और टेस्ट करते हैं। @i वही वाला फंक्शन उठा लेते हैं जिसको उतनी देर से हम कर रहे हैं। ty दिस इज और फंक्शन, इनिशियल कंडीशन 0 और 5 थी, स्टेप्स है इसमें 0.1 का लेके 0.2 पे कंप्यूटेशन मांगी थी। तो अपनी उधर देखते हैं, फर्स्ट आइट्रेशन जो हुई थी 1.885 था फर्स्ट आइट्रेशन का आंसर। सेकंड का हमने वहाँ पे कंप्यूट करके नहीं लिखा, लेकिन इसमें 0.8406 आ गया। और अगर इसी में हम उसी तरह स्टेप साइज अगर छोटा करेंगे तो रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आएंगे। सो RK4 का भी कोड हमने देख लिया, उन्हीं कोड्स में हम चेंजिंग करी जा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, सेम वही आइट्रेशंस का जो लूप है उसमें हमारा सारा डिफरेंस आता है कि हमने कितनी चीज़ें कंप्यूट करनी है। और ऑर्डर 2 में हमने 2 केस कंप्यूट एक्स्ट्रा किए थे और yi+1 को अप्रॉक्सीमेट कर लिया था। इसी तरह ऑर्डर 4 में 4 केस कर लिए। अब इसी तरह अगर मैं इसका कपल्ड का कोड बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। सो कपल्ड के कोड के लिए मैं RK2 का कपल्ड सारा का सारा उठा लेता हूँ और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इनपुट सारी सेम रहनी है कपल्ड के केस में। अब इसमें चेंजिंग क्या है, हमें K1 M1 कंप्यूट कर लिया, K2 M2 कंप्यूट कर लिया, इसी तरह इसमें हम K3 और M3 को कंप्यूट करेंगे और फिर K4 और M4 को कंप्यूट करेंगे और फिर इनको यूज़ करते हुए हम अपने y और z को अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे। अच्छा, K1 और M1 एग्जैक्टली सेम रहता है, क्योंकि RK2 और RK4 का K1 और K2 अगर आप देखें तो एग्जैक्टली सेम, K1 जो है एग्जैक्टली सेम है। K2 के लिए हम यहाँ से RK4 के कोड से K2 उठा लेते हैं और उसे हम यहाँ रखते हैं। इन दोनों में अब डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ ये आएगी, टाइम वाला भी टर्म आ गई, y वाली टर्म भी आ गई और z वाली जो टर्म आएगी वो आएगी z की ith वैल्यू प्लस, अब z में का जो k है वो बेसिकली m1 है, m1/12 हो जाएगा यहाँ पे zi प्लस m1/12 और इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। और इसी तरह अगर मैंने K2 के साथ
M2 भी बनाना है तो M2 में मैं क्या करूँगा, क्योंकि M2 का फंक्शन बदल जाता है तो उधर G का फंक्शन हम यूज़ करते हैं M कंप्यूट करने के लिए, और बाकी सारी चीज़ें मेरी इसमें सेम रहेंगी। अब अगर मैंने K3 की तरफ जाना है तो K3 में मेरे पास आ जाएगा h डायरेक्ट है टी आई प्लस हाफ बाई आई एट, ये हो जाएगा K2 बाई हाफ और ये हो जाएगा M2 बाई हाफ। और अगर मैंने M3 के लिए निकालना है तो फंक्शन बदल जाएगा, फंक्शन हमारा जी वाला यूज़ होगा उस केस में। K2 बाई हाफ और M2 बाई हाफ सेम रहेंगे कि जी के अंदर है और ये y के अंदर है। और इसी तरह अगर मुझे K4 के लिए चाहिए तो K4 में मेरे पास चेंजिंग क्या आएगी, इधर हाफ नहीं रहेगा, पूरा h ऐड होगा टी आई के अंदर, फंक्शन की वैल्यू टी आई प्लस h, और उसके बाद वाई आई प्लस इधर मेरे पास हो जाएगा K3 ऐड, और इसके अंदर मेरे पास z के अंदर ऐड होगा M3, z की वैल्यू एट zi प्लस M3, सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगी, फंक्शन की वैल्यू इस पूरे पॉइंट पे आएगी टी आई प्लस एच वाई आई प्लस K3 और जी आई प्लस M3 हो जाएगा। और अगर M4 के लिए करना है तो हमारा सिर्फ फंक्शन बदल जाएगा, बाकी सब चीज़ें उसी तरह कंप्यूट होंगी। और एट द एंड अगर आपको वाई आई प्लस 1 चाहिए इस केस में, सो वो हो जाएगा y की आई एच वैल्यू प्लस दिस, और अगर आपको z आई प्लस 1 की अप्रॉक्सीमेशन चाहिए तो उधर फिर उसके केस यूज होंगे जो कि होगा M1 M2 M3 एंड M4। इसको मैं कह देता हूँ RK4 कपल्ड। सो इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, पहला फंक्शन वही वाला देते हैं जो कपल्ड का हम अभी तक टेस्ट करते आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 था, इसमें 1 और 0 है, स्टेप साइज में 0.5 था और आंसर हमने 1 पे देखना था। सो इस केस में हमारे पास इसके रिजल्ट्स ये आ रहे हैं, और जो इम्प्रूव्ड है पहले से इम्प्रूव्ड रिजल्ट हैं, RK2 से भी इम्प्रूव्ड होंगे, आप वीडियो को बेसिक पीछे जाके देखिएगा तो ये रिजल्ट्स उससे इम्प्रूव्ड है। सो एट द एंड हमारी समरी ये है कि हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखा, और जिसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन थे बेसिकली, और इसमें हमने आइलर मेथड से स्टार्ट लिया, फिर RK2 मेथड और RK4 मेथड किया, और हम एक इक्वेशन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहे, हमने सेट ऑफ इक्वेशंस को भी चेक किया, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को दो फर्स्ट ऑर्डर ओडीज में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, और फिर उसको हम RK2 कपल्ड या आइलर कपल्ड या RK4 कपल्ड से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आप 3 इक्वेशंस या 4 इक्वेशंस के लिए भी कोड्स बना सकते हैं। सो दैट्स इट, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से यही कुछ था। थैंक यू सो मच।